जी तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। भली करे आया जी आया नो बखैर रागले वश अत के। नया दिन की नई उमंगों नई उम्मीदों के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। सुबह बखैर जनाब, नया दिन मुबारक हो और एक और दिन जिसका आगाज़ इंशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोग कर चुके होंगे, नाश्ते की टेबल पे भी मौजूद होंगे। वैसे सुबह का वक्त जो होता है ना फैसल, कभी कभी होता है ना बड़ी सुस्ती चाय। आज हमारे साथ ही हो रहा था, मेरे साथ ही हो रहा था कि सुस्ती चाय भी थी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या रात की नींद नहीं पूरी होती है वजह? अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, आपकी सुबह बता रही है आपकी सब का फसाना, अब आपको ही पता होगा कि क्या सिचुएशन बनी होगी, मुझे क्या पता, क्योंकि मैं तो बड़ा एनर्जाइज हूँ क्योंकि आज बड़ी अच्छी खबरों के साथ हम आगाज करने वाले। क्यों? क्योंकि आज जब मैंने पेट्रोल भराया तो मुझे खुशी हुई कि यार चलो कुछ थोड़ी ही सही लेकिन पेट्रोल में प्राइसेस में कमी तो हुई, रिलीफ मिला है, आवाम को मिल गया है। महंगा बहुत ही महंगा होने वाला, जो 1 जनवरी को 106 रुपये फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल बढ़ते पड़ते जो 119 रुपये 80 पैसे पर जा पहुंचा था, बिलाखिर हुकूमत ने 1.5 रुपये का रिलीफ दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपये 30 पैसे हो गई है। उम्मीद तो यही करते हैं कि और कम हो जाए। वैसे ओगरा ने पेट्रोल 3.5 रुपये सस्ता करने की सिफारिश की थी और पूरे 1.5 रुपये कम हुआ है ना। अब 1.5 रुपये, अब जो लोग मुझे कहते हैं ना कि आप बड़ी जायदादें बनाएंगे, वो आप यहाँ से बनाएंगे अब बनाओगे ना। ये देखें 1.5 रुपये कम हुआ है, लेकिन चलें कुछ तो कम हुआ है। वैसे मुझे तो खैर कभी मौका नहीं मिला कि मैं पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल फिल कराऊं अपनी गाड़ी में। आप साइकिल पे आती हैं? नहीं, मैं साइकिल पे नहीं आती, मैं ऑफिस की गाड़ी पे आती हूँ। लेकिन मेरी गाड़ी में मुझे कभी भी, अब देखें आप, ये खुशकिस्मती, मेरी अपनी गाड़ी में मुझे कभी नहीं मौका मिला कि पेट्रोल तो मेरे डलवाते हैं। अच्छा, उनके लिए खुशी की खबर है ये। उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो जो मर्द हजरात जाते हैं, जो खवातीन जाती हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है। हाँ। ये जो 1.5 रुपये की खुशी है ना, ये 1.5 रुपये की खुशी सिर्फ उनको मिलेगी जिन्होंने वो वैक्सीन लगाई होगी। हाँ। क्योंकि एक और बड़ी अहम सिचुएशन है और वो ये कि पेट्रोल डलवाना है तो पहले वैक्सीन लगवानी है, सर्टिफिकेट दिखाना है। ये हो रहा है लाहौर में। इंतज़ामिया ने आज से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का किया है फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेस्टोरेंट्स में यहाँ खाना नहीं मिलेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं मिलेगी। सर्विसेज सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही फराहम की जाएंगी। अल्लाह करे कि ये जो हम खबर दे रहे हैं ये उसी तरीके से अमल दरामद भी उसी तरीके से, क्योंकि होता ये है कि बात तो हम कर लेते हैं लेकिन जब खुद जाके हम देखते हैं ना तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने लाहौर में ये चीज़ खुद जो है देखी है कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपसे ना कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है ना कोई पूछ रहा है। मैंने कहा आपने जरूरी तो नहीं है ना कि जब बाकी सारे होटलों में भी हो रहा हो, आप गई हो, आपको पहचान गए हो, उन्होंने आपसे कुछ वो ना किया। हालांकि ये अगर ऐसा भी हुआ है तो ये भी ठीक नहीं, ये गलत है। रूल सबके लिए जैसे होने चाहिए और आई थिंक सख्ती से अमल दरामद करवाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब हम लाहौर के बारे में बात करें, अगर अवाम SOPs पर अमल दरामद कर लेते हैं और वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो कोरोना का मुकाबला करना मुश्किल नहीं रहेगा। हम एक दफ़ा फिर से मुत्तहिद होकर, जैसे हमने फर्स्ट वेव में किया था, हम इस दफ़ा भी उसी तरीके से इस चीज़ पर काबू पा लेंगे। कोरोना के मुकाबले की बात हो रही है तो इसकी तबाहकारियों का भी जिक्र हो जाए ताकि थोड़ी सी आंखें और खुल जाएं। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 101 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। मजमूई अमवात की बात की जाए तो 25,889 हो गई है और 3,559 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 6.63% रही है। तो जनाब, ये जो हम सिचुएशन आपको बता रहे हैं ये रोजाना की बुनियादों पे इसलिए बताते हैं कि थोड़ा सा आप जो अपने आप को अलर्ट रखें और ये वायरस अपने आप को जो है वो प्रेजेंट रखेंगे, नहीं हम चौकस रखेंगे कि हमने एहतियात करनी है। क्योंकि ये वायरस जो है ना वो किसी को नहीं छोड़ता है, सबको ये हो रहा है। ऐसे में एक बड़ी तशवीश की खबर भी आपके साथ शेयर करें और इसको शेयर करने से पहले हम आपसे इल्तमास करेंगे कि दुआ करें हमारे एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए, क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। तबीयत नासाज होने पर इलाज के लिए उन्हें CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। तो आई होप कि जो हमारे मोहसिन पाकिस्तान हैं वो जल्द से जल्द सेहतियाब होकर वापस आएँ। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का फैसला कर लिया गया है। साथ ही ये भी फैसला हुआ है कि तालीमी इदारों में सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि बना दें यहाँ पे,
ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो SOPs को फॉलो करते हैं, लाइन बना के स्कूल में आते हैं, यहाँ पे असल सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी हो सकती है तालीमी इदारों में, ना कि बसारों में। तो मेरे ख्याल से देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन देखिए ना, अब जो ये सेंटर्स बन रहे हैं उसमें कल जैसे हम डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा से भी बात कर रहे थे, वो भी यही कह रही थी कि अब जो है ये वो बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हुआ है, तो उसके लिहाज से जो है अब अगर सेंटर्स बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से कि सेंटर्स बनवाने के साथ साथ उन सेंटर्स को कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा हम पड़ोसी मुल्क की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो आजकल पड़ोसी मुल्क की बात करते हुए सबसे पहले ध्यान जाता है अफ़गानिस्तान की जानिब। अमेरिका के 42 फ़ौजियों का आखिरी दस्ता भी पाकिस्तान से रवाना हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कह रहे हैं कि अमेरिका की तवील तरीन अफ़गान जंग का खात्मा हो गया है। फैसला उन्होंने किया, तालिबान के साथ काम करने का फैसला क़बल अज़ वक्त होगा। अफगानिस्तान में दाइश की कमर तोड़ी, काबुल से फौजियों और जनाब जो शहरियों हैं उनके खतरनाक इनखला का चैलेंज पूरा किया। अच्छा, ये कह रहे हैं, हाँ, ये कह रहे हैं, मुझे याद आ गया। हाँ। बात ये है कि कोई तो ऐसा होगा ना जो उठ के एक दिन पूछेगा, उन 20 सालों का हिसाब मांगेगा जो दुनिया के साथ होता रहा है, और वो सवाल शुरू होगा फॉर्मर प्रेसिडेंट बुश से, और बुश के बाद वो सवाल होगा बराक ओबामा से, और फिर डोनाल्ड ट्रंप, और फिर जो बाइडन। और सिर्फ ये नहीं, जो बाकी स्टेक होल्डर्स भी थे, टोनी ब्लेयर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर थे इसमें। तो कब दुनिया उनसे सवाल करेगी कि क्या जो आप दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारा चैलेंज पूरा हो गया, हमने इनखला मुकम्मल कर लिया, क्या ऐसी ही सिचुएशन थी? क्योंकि अगर ऐसी होती तो आप जितने असलहा छोड़ कर आए हैं और जैसे छोड़ कर आए हैं, भागने वाली सिचुएशन में मुझे तो जो मनाजिर हमने देखे वो ऐसे लग रहा था कि बस्ता के बस निकलो भाई, जान बचाओ और निकलो। ये वाली सिचुएशन होती है ना, जब किसी पे बुरा वक्त आता है तो वो आंख बचा के देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, वो निकल जाता है, फिर वो सुपरमैन बनता है कि देखा मैं निकल आया। तो वो ये भी कहते हैं कि अंदाज़ा नहीं था सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार हो जाएंगे, उनको किसी चीज़ का अंदाज़ा था ही नहीं अमेरिकी सदर जो बाइडन को। अच्छा, वैसे ही बात है, मतलब इन सारी चीज़ों से हटके कि ये जो अमेरिका के सदर हैं ये थोड़े से मुझे मासूम लगते हैं। अच्छा, है ना, मासूम लगते हैं। मासूम इसलिए लगते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता चीज़ों का। हाँ। उनकी मीडिया उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं अभी मैं बता नहीं सकता। जब आलमी इदारे उनसे सवाल करते तो कहते हैं हमें पता नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तालिबान टेक ओवर कर ले, और उसके बाद वो हो गया। फिर जनाब अली आगे उन्होंने ये भी कहा अमेरिकी सदर ने कि सोमालिया और सूडान से अब उन्हें खतरात का सामना है। एक मास बंद नहीं होता, दूसरा खोल के बैठ जाते हैं, और वही पेटेंट जुमला दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। ये स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने अपने अवाम से पूछा है कि वो इस पर क्या रद्दमल देंगे। खैर, अमेरिका ने तो बहुत कुछ नकारा बनाया, तो बहुत कुछ तालिबान के हाथ भी आया, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ना। तो अमेरिकी फौजी जाते जाते काबुल एयरपोर्ट पर 73 तैयारे और जनाब इसके साथ हमवीज़ जो हैं, जो हमवी व्हीकल है वो वहाँ छोड़ कर आए हैं, सैकड़ों आर्मर्ड गाड़ियाँ छोड़ कर आए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है छोड़ कर आए हैं। वो कहते हैं कि हम इसको ख़राब करके आए हैं, अब पता नहीं वो ख़राब करके आए हैं या जल्दी में छोड़ कर आए हैं। लेकिन आपको वो पहले वाली तस्वीर याद है जब तालिबान जो हैं वो जहाज़ में थे, या अभी भी वही है, अभी का ताज़ा आप सोचे जो ताज़ा छोड़ के आए हैं या उनसे ली गई हैं। ताज़ा मनाजिर जो है ना वो ये हैं कि उन्होंने तालिबान ने गाड़ी के आगे हेलीकॉप्टर बांधा हुआ है और वो ऐसे ना वो उसको लेके जा रहे हैं। तो दीगर शहरों में अरबों डॉलर्स की जदीद हथियार तालिबान के अब हत्थे लग चुके हैं। तालिबान की जनाब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ाने की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल, जो मैंने आपसे ब्लैक हॉक वीडियो अब उड़ रहा है, बाकी अल्लाह ही खैर है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपको बताते हैं। आज क्या होने वाला था फैसल? आज पहली है, आज बारिश होने पता है। मैंने सुबह उठते ही क्या कहा, मैंने कहा मैं जो ना अली भाई को फोन करूं और बोलूं कि आज हम ओपन करेंगे ऊपर से, आउटडोर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला तो सूरज मेरा ऐसे इंतजार कर रहा था और बोल रहा था आओ राजा हवेली पे। खलीज बंगाल में बनने वाला जो हवा का कम दबाव है सिंध में दाखिल हो गया, वो यहाँ कब तक आएगा, कराची में टाइम लगेगा ना। अच्छा, लेकिन कल रात को कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश हुई थी। मैं बाहर जब निकली तो मैंने ये चीज देखी कि बारिश हल्की हल्की, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब सो जाते तो बारिश होती। हमारी तो जिंदगी, अच्छा पता है क्या मेरी जिंदगी कैसी गुजरी है। जब मैं छोटा था क्लास में जाते थे, बाहर तेज बारिश हो रही होती थी और पीरियड खत्म होने वाला था तो हम समझते थे कि अब जाके नहाएंगे, और जैसे ही
पीरियड खत्म होने वाला होता था, बारिश रुक जाती थी। अब बारिश का तवील इंतजार शुरू से रहा है। अब आगे क्या होता था, आगे होता था कि अब जब हम बड़े हो गए, जब हम दफ्तर आते हैं, जब दफ्तर में होते तो पीछे फोन आता है कि जी गुलिस्तान दौर में बारिश हो रही है। हम कहते हैं चलो भाई जल्दी करके छुट्टी घर जाए। जैसे गुलिस्तान दौर पहुंचते हैं, वहां सूरज निकला होता है और ऑफिस से फोन आ रहा होता है कि यार कल जल्दी आ जाना, आज यहाँ बारिश हो रही है। तो फैसल के नसीब में बारिश आई नहीं ना, बारिश है ना पकौड़े। वो तेरे नसीब की बारिशें कहीं और जाके बरस गई, और जहां जहां बरसी वही बताते हैं। गुज़िश्ता रात जो कराची का इलाका है, मलीर, गडाब, गुलशन अदीद, काठौर में बादल बरसे, और हैदराबाद की बात की जाए तो बारिश के बाद यहाँ पानी जमा हो गया। थरपारकर, बदीन में भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है। तो महकमा मौसमियात ने आज से 3 सितंबर तक बारिश की पेश गोई की है। तो देखना यह है कि कब वो होती है बारिश, जिससे आप इंजॉय कर सके ना मुकम्मल तरीके से, और पकोड़े खा सके और बता सके कि अच्छा बारिश हो रही है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और खेल के मैदान का जरा हम रुख कर लेते हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि नया चेयरमैन आएगा और नए बंदे लेके आएगा, यानी नई भर्तियां होंगी, नए नए चेहरे होंगे। कुर्सियां पुरानी लेकिन चेहरे नए होंगे। पीसीबी के नए सेटअप में सिलेक्शन कमेटी में अहम तब्दीलियों का इम्कान है, क्योंकि नामजद चेयरमैन रमीज राजा ने पॉलिसी में तब्दीली का इंदिया दिया है। नई पॉलिसी के तहत सिलेक्शन कमेटी खुद मुख्तार होगी। फैसल क्या कहेंगे आप? आपकी तो बहुत एक्सपर्टीज है। नहीं, मेरी बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं है। फेवरेट तो आपके हैं। रमीज राजा फेवरेट है, बजाते इंसान, माशाल्लाह हैंडसम है वो। अच्छा। जब क्वालिफिकेशन किसी ओहदे पे हैंडसमनेस हो जाए तो फिर आगे बंदा क्या बात करे। हमारे वजीर आजम भी हैंडसम। मैंने ये बात की नहीं मैंने ये बात की नहीं थी। खैर, जब हम खेल की बात कर ही रहे हैं, क्या होगा, कौन नया सेटअप लाएगा? वर्ल्ड कप से इशू ये, वर्ल्ड कप से एन पहले ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। तो क्या रमीज राजा उखाड़ पिछाड़ करेंगे या इसी सेटअप के साथ जाएंगे कि जिस सेटअप को वो कहते रहे हैं कि ये भी मुझे पसंद नहीं है, वो भी मुझे पसंद नहीं है? तो देखते हैं, वक्त बताएगा। खेल से जुड़ी एक और खबर है, वो ये कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आएगी। कीवी बोर्ड ने सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर टीम को दौरा पाकिस्तान की इजाज़त दे दी है। 3 वनडे 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तो इसके लिए भी बड़ा एक्साइटेड है जी। अब लाहौर और रावलपिंडी में ये होंगे और इंशाल्लाह फैसल जाएंगे। अगर फैसल को मौका मिल गया जाने का तो फैसल आप जाएगा, अल्लाह करे। और फिर वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग हम करेंगे। एक और बड़ी अहम बात, और वो ये कि हमारे मुल्क की जो मिट्टी है वो बड़ी ज़रखेज़ है, और उसको, उस ज़रखेज़ मिट्टी को नमी बख्शने वाले ऐसे कई लेजेंड्स हैं हमारे पास कि जिन्हें ज़िंदगी भर हमने देखा है। उन्होंने हमारे चेहरों पर हंसी मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। हम बात कर रहे हैं द लेजेंडरी उमर शरीफ की। आप इस वक्त तस्वीर देख रहे होंगे, 2 तस्वीरें, दो हिस्सों में हमारी स्क्रीन इस मुनक़सिम है। 2 तस्वीरें, एक जानिब वो जब वो काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद और हम उन्हें टेलीविजन पे देखते हैं, और एक अभी की जो उनकी करंट सिचुएशन है, कंडीशन है। हम सब दुआ गो अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाब करे और हम जल्दी से वापस उन्हें देखें। हमारी कोशिश तो ये है कि हम उनसे ज़रूर जाके गुफ्तगू करें, क्योंकि उमर भाई से आप जब ऐसे भी बात करेंगे ना, तो आपको जिस तरह सेलिब्रिटी वाली जो एक वो होती है गर्दन में सरिया, वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत प्यार से, बहुत सुकून से बात करने वाले हैं। जो मुझे देख के तकलीफ़ हुई ना कल रात में, वो ये थी कि वो व्हील चेयर पे हैं। तो अल्लाह मियाँ उनको बहुत बहुत सेहत अता फरमाए। उमर भाई, हम यहाँ से दुआगो हैं, और आपने ज़िंदगी भर स्टेज ड्रामों से लेकर पाकिस्तान की फिल्म्स और उसके बाद टेलीविज़न स्क्रीन्स के ज़रिए हमारे दुखी दिलों को खुशी बख्शी है। तो ऐसे वक्त में हम जो है वो कैसे आपको याद ना करें। हमारी सब तमाम दुआएं आपके साथ हैं। गेट वेल सून, और जल्द उम्मीद है कि हम आपसे मुलाकात भी करेंगे और वापस इंशाल्लाह उसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए हम आपको देखेंगे। और ये बहुत बड़ा फ़न है कि आप किसी को हंसाएं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, ये हर किसी में नहीं होता है। तो जनाब हमारी दुआ ये कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उन्हें सेहत दे। आगे बढ़ते हैं, और जनाब फैसल से सवाल है, क्या आपने वो जगह देखी है जहाँ सूरज की पहली किरण पाकिस्तान में पड़ती है? वैसे हमारे पास 2 किरण हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारी सीनियर एंकर किरण नाज, लेकिन मैं सूरज की किरण की बात है। ये भी सूरज की किरणों से कम नहीं है, ठीक है ना? ये भी तुम्हारे दफ्तर में रोशनी बिखेरती रहती है।
वेलकम बैक जनाब। कराची का रुख करेंगे जहां ताजिर फिर से सड़कों पर आने को तैयार हैं। ताजिर एक्शन कमेटी ने 2 सितंबर यानी कल एमए जिना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजिर कह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध की तरह कराची में भी रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी जाए। जी हाँ, वैसे तो 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसी हवाले से जो ताजिर इत्तेहाद है वो ये कहता है कि हमें कारोबार की उतनी ही इजाज़त दी जाए जितनी कि बाकी सिंध में दी जा रही है। बाकी सिंध में रात 10 बजे तक खुले में और कराची को कहा जा रहा है कि आप 8 बजे बंद कर दें। हालांकि कराची जो सबसे बड़ा शहर ना सिर्फ सिंध का बल्कि मुल्क का है, जो माशी हब है। तो हम अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से बात करते हैं। सलमान, कल से भूख हड़ताल है फिर? जी फैसल, ये जो ताजिर है उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध के जो जालिमाना और मुतासिबाना में जो लॉकडाउन है इसके खिलाफ ताजिर एक्शन कमेटी ने जो अहम मुतालबात भी रखते हैं। इसके अलावा कल जो है वो भूख हड़ताल करेंगे एम ए जिना रोड पर। ताजिर का कहना है कि कल जो है वो तमाम ताजिर बरादरी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होगी और हुकूमत के खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और इसके अलावा ताजिरों का ये भी कहना है कि हुकूमती शुमार के मुताबिक कराची में 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। उसके बावजूद मार्केटों पर पाबंदी का फैसला जो है वो सिंध हुकूमत की जो है वो दोगली पॉलिसी इन्होंने करार दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा ये भी कहना है कि हुकूमती बिल्कुल सलमान, तो ये तो अब तय है कि कल से ताजिर रहनुमा हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हमारे साथ इस अहम मामले पर अब बात करने के लिए मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब भी होंगे ताकि हम ताजिर रहनुमा का मौक़िफ़ ले सकें। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत सिंध का भी मौक़िफ़ लें, दोनों को साथ बिठा सकें, ताकि जो ये बार बार होता है कि एक बंदे ने मौक़िफ़ दे दिया, दूसरे ने दे दिया, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। तो दोनों को साथ बिठाने की कोशिश करते हैं। जो ताजिर रहनुमा हैं उनकी सुनने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। रिजवान पे हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुज़िश्ता दिनों भी जब आपसे बात हुई थी आपने इस चीज़ का इंदिया दिया था, गुजारिश की थी कि खुदारा कराची के साथ ये सलूक ना किया जाए। बाकी सिंध में आप 10 बजे तक कारोबार, बल्कि कहीं कहीं तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन कराची में आप 8 बजे बंद करा देते हैं। तो कल से इसी मुद्दे पर आप हड़ताल करने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। एक आपका मैं ऐड देखता हूँ, आप बोलते हैं वैक्सीन लगा लें जिंदगी बचा लें। तो हमने वैक्सीन भी लगा ली है और हम जो है कारोबार भी बचाना चाहते हैं। अब समझ सकते हैं कि 44% कराची जो है वैक्सीन लगा ली है और डिस्ट्रिक्ट साउथ में 86% लोगों ने वैक्सीन लगा ली। ये मैं नहीं कहता, हुकूमत के आदत शुमार कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। अब आप उसको कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं आप हफ्ते में? अब इंटीरियर सिंध में आपने 2 दिन की छुट्टी की जगह एक दिन की छुट्टी दे दी और आपने वहाँ कारोबार करने के लिए 10 बजे का टाइम दिया। तो ये कराची के साथ क्यों किया ना, जबकि सबसे ज्यादा कराची में लोगों ने वैक्सीन लगाई है। तो आप क्यों कारोबार बंद कर रहे हैं? आप बैठते ही नहीं है, आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। हमसे पूछा दो हमारे तकलीफ क्या है लोगों की। मैं आपको बताया चलूं, हमारे यहाँ लोगों ने दुकानें बंद कर दी, वो किराया नहीं दे पा रहे बेचारे अपना। इतने कलील वक्त में, इतने जो कम दिनों में कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचे दो, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं। हुकूमत सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल रही है और हमारा नुकसान कर रही है। अब कल हम जो है इस सिलसिले में भूख हड़ताल कर रहे हैं। कराची के तमाम ताजिर जो है मेजर रोड पे जमा होंगे और वहाँ भूख हड़ताल करेंगे और ये भूख हड़ताल भी बढ़ भी सकती है और फिर जो है आगे हम जो है फैसले करने जा रहे हैं। ठीक है रिजवान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। जैसे कि हम कह भी रहे थे कि सूबाई हुकूमत की तरफ से भी हम चाहेंगे कि कोई नुमाइंदगी करता हुआ हमारे साथ मौजूद हो। कासिम सुमरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कासिम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये सबसे पहले तो ताजिर वाले मामले पे हम बात कर लेते हैं। ये जो कह रहे हैं जी कल 2 सितंबर को हम एम ए जिना रोड पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे क्योंकि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। तो अंदरूनी सिंध में ये मामला कि जनाब 10 बजे तक कारोबार चल रहा है, हफ्ते में एक छुट्टी है। कराची जो मुआशी हब है जहाँ पर 44% वैक्सीनेशन हो भी चुकी है, तो वहाँ पर ये मामला है जी 8 बजे दुकानें बंद है, हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी नहीं चल रहा। क्या सूरत हाल आगे पैदा हो सकती है अगर हड़ताल पे ये लोग आ जाते हैं, सड़कों पे बैठ जाते हैं? कोई इनका मसला सुनने को तैयार नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पूरी हमदर्दी है हमारे ताजिर बरादरी के साथ और हमने तो इनफैक्ट ये बात भी इनकी दुरुस्त है कि हम कराची में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। कुछ एरिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर प्लस 80% और क्लोज टू 80% वैक्सीनेशन हुई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी उस हिसाब से नहीं है। लेकिन इनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो इस मामले में जितने लोग हैं, आई एम श्योर के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची और फिर बाकी जो लोग हैं वो इनके साथ कोऑर्डिनेशन में आएंगे। हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से
लेकिन मैं एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पे ना गवर्नमेंट का ये टेक तो नहीं हो सकता या फिर इस तरह आप कह लें, लेकिन मैं एक एज एक आम शहरी अगर मैं बात करूं तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम दोपहर को 1 बजे दुकान खोल के और रात को 1 बजे तक दुकान खोलने की आदत हमें क्यों है। मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आती है। इनका कारोबार खुलना चाहिए, ये कहते हैं कि अगर इनकी टेंडेंसी में सुबह रात को 10 बजे तक कारोबार है तो बेशक करें। ये सुबह जैसे हमारी जो रूरल सोसाइटी है, कराची हैदराबाद को छोड़कर बाकी जो सिंध के छोटे बड़े शहर हैं वो सुबह 8 बजे खुल जाते हैं। हर चीज़, हर कारोबार उनका सुबह 8 बजे खुल जाता है और रात को 8 बजे मोर और लेस 10 बजे अगर उनको टाइम दिया भी हुआ है तो बहुत कम ऐसी शॉप्स हैं जो 10 बजे खुली होती हैं। नॉर्मली सारी शॉप्स 8-9 बजे तक रूरल सोसाइटी में छोटे बड़े शहरों में बंद हो जाती हैं। सही। लेकिन ये यहाँ पर टेंडेंसी है कि जी रात सारी खुली रखनी है, सारी रात को जो है वो बाहर बैठ के गप्पे मारनी है और सुबह जो है ना वो दोपहर को 1 बजे शॉप्स खोलनी है और उसके बाद रात को डिमांड होती है कि जी कारोबार को कोई नहीं रोक रहा, ना फैक्ट्री बंद हो रही है, ना आपके पोर्ट्स बंद हैं, ना आपकी कोई और एक्टिविटीज बंद हैं। जितना जो कारोबार है वो है, मतलब वो चल रहा है। अच्छा कासिम साहब, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये करें, सुबह 6 बजे ना खोलें, हम रात को 8 बजे। लेकिन ये एक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा दुनिया पूरी में ये जो रिजवान साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में इसी तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। इसका हम जवाब रिजवान इरफान साहब से ही ले लेते हैं। एक तो आपने ये जो असर आ रहा था ना कि इस पे तासुर आ रहा था कि कोई मुतासबाना फ़ैसला है, इसको आपने ऐसे ज़ाहिर करने की कोशिश की है कासिम साहब के क्योंकि इंटीरियर में रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं, तो इससे एक तो असर ज़ाहिर ज़रूर होता है। लेकिन ये चीज़ के कराची में भी इसी तरह की चीज़ की जाए, ये मिजाज ओवरनाइट गालिबन तब्दील ना हो सके। नहीं सर, मिजाज की बात नहीं। देखें अब आपको एक मिसाल लेते हैं सर कि आप पिछले 1.5-2 साल से एक मुस्तकिल किसी न किसी फॉर्म में हम सिवियर ट्रॉमा और प्रेशर और हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर शहर की अपनी एक डायनामिक्स है ना। अब कराची से दुनिया के 7 बड़े शहरों में जिस शहर का शुमार होता है जहाँ पर पॉपुलेशन डायनामिक्स डिफरेंट हैं, सब कुछ डिफरेंट है, तो वहाँ थोड़ी सब लोग मिलके अपने तौर पर ठीक है। इसका इसी चीज़ का कासिम भाई जवाब नहीं कर सकते। हम जवाब ले लेते हैं रिजवान भाई से, क्योंकि रिजवान इरफान की जानिब से ये एक जो है शिकवा आया था कि जी वो सिंध हुकूमत साथ नहीं बैठती हमारे, तो हम प्लेटफॉर्म देते हैं, आप लोग साथ बैठ के बात करें। तो रिजवान भाई ऐसे ही अभी भी शिकवा बरकरार है आपका? के लिए तैयार हैं सर, हम हर वक्त इनके साथ बैठते हैं। ये जो है चीजें अपना सोमरो साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बैठा जाता है तो हमें जो है बताया जाता है कि आप बड़े अच्छे काम होंगे, आपके मतालबात हल होंगे। दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि मार्केटें बंद हो जाएंगी और आपके जो है कारोबार बंद हो जाएंगे। ये तो सिलसिला चलता है। मैं आपको बता दूं, अभी खुद ही सोमरो साहब ने कहा कि इंटीरियर सिंध में जल्दी दुकानें खुलती हैं, तो वहाँ देर तक बंद क्यों करने को आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया? आप तो फिर जल्दी करते, आप सुबह 8 बजे अब मार्केटें वहाँ खुल रही हैं तो आप जल्दी बंद करा देते ना। तो आपने तो वहाँ 10 बजे का टाइम सर, वहाँ परसेंटेज 4% है, यहाँ पर 15% बढ़ जाता है। ये तो मसाइल भी तो देखें ना, आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी का टेंडेंसी देखें, यहाँ पर वर्टिकल पॉपुलेशन देखें, यहाँ पर वो जो मसाइल हैं कराची शहर के जितने बड़े मसाइल हैं, ज़ाहिर है हेल्थ रिलेटेड मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। आपके पास जितनी फैसिलिटीज़ कराची के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो आपके सिंध के जो छोटे बाकी शहरों में उस तरह से नहीं है। हमें हर चीज़ को अपने तौर पर देख, कराची के जितने मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कराची की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट देखें, कराची की और जो बाकी डायनामिक्स हैं वो आप सब देखें। इसको आप मतलब ये क्यों लेते हैं कि सिंध गवर्नमेंट इज बायस्ड विद कराची और सिंध हमारे कराची के लोग जो है ना वो क्या हमारे अपने नहीं हैं या वो कंट्रीब्यूशन नहीं करते? ये सोच नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल आपके साथ सिंध गवर्नमेंट बैठने के लिए तैयार है। आई एम श्योर के एडमिनिस्ट्रेटर कराची इसको देखेंगे, आई एम श्योर के जिला साहब देखेंगे, आई एम श्योर के ये जो आपने फैसले किए फिर हम सोचने में मजबूर होते हैं। हम ऐसे नहीं कहते, हमने जितना साथ हुकूमत सिंध का दिया किसी का नहीं दिया। आपने जब लॉकडाउन की बात की
हम बैठे, हमने लॉकडाउन किया। सर अगर आप साथ देने की बात करते हैं ना रिजवान साहब, वेरी सॉरी कि जब हमने पहले बात की थी कि हम सब ने बैठ के ये आपके ये हमारे इसी टीवी चैनल्स के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट दिया, आपने कोई इसका नेमल बदल दिया आपने, ये तो बताइए सुमरो साहब। मैं तो आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आप आइए हमारी मार्केटों में, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके जो लोग जो है अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं और जो लोगों ने अपनी तनख्वाह नहीं दी, जो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, आपने उसका कोई नेमल बदल दिया? आपने जो सारी फैसिलिटी की बात की, जो कराची फैसिलिटी है पूरे सिंध से और पूरे जहां से भी जो है, जो अगर बीमार होता है वो कराची आता है, कराची जो है सबको समाता है, ऐसी बात नहीं है। और आप वहीं लॉकडाउन की बात करते हैं, आप वैक्सीनेशन की बात करें, आपने पहले खुद कहा था कि कारोबार बंद करें, लॉकडाउन करें, ये इसका जो है नेमल बदल जो है वैक्सीन है। अब जब वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगा लिए, तो आप क्यों बंद कर रहे हैं लोगों का कारोबार? आपने खुद कहा सर हमने कारोबार कब बंद किए ये बताएं, हमने कारोबार कब बंद किया? हम कहते हैं कि जी आप अपनी टाइमिंग्स को बेहतर करें, यही मुआशरा सारी रात बैठ के हमारे बच्चे खराब या हमारी सोसाइटी खराब है, सुबह 8 बजे दुकान खोलने, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो लोगों अच्छा चले अब इस पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे हम सलूशन की तरफ जाते हैं, ना कि ये कि हम तनकीद बराए तनकीद करें या फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करें। मसला औकात कार का है। तो कासिम साहब, ये हो सकता है और ये होना भी चाहिए कि अगर सुबह दुकानें जल्दी खोलेंगी तो फिर लोग आएंगे ना। तो क्या जो कराची ताजिर इत्तेहाद है और जो सिंध हुकूमत है, पहले तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में खुदारा मिल बैठें, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये फिर चीज़ें ना हो ना कि हमसे मिलते नहीं है, फैसले नहीं करते, रात के अंधेरे में कर देते। एक चीज़, दूसरी चीज़, क्या इसका सलूशन हम यही देख रहे हैं? क्योंकि वैसे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए खोलेंगे तो लोगों का जम्मे गफ़ीर होगा, अगर टाइम को एक्सपेंड करेंगे तो लोग बारी बारी होकर आएंगे, हाँ, पता होगा टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, तो अगर आप 8 बजे तक कर रहे हैं तो ताजिर इत्तेहाद ये भी कर सकता है कि वो सुबह 8 बजे खोल दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कासिम साहब? बिल्कुल सर, हम इस बारे में बिल्कुल ओपन है। मैं और आप सुबह 8 बजे ड्यूटी पे होते हैं, हम सुबह सवेरे जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मेरे जो घर के साथ में जो सुपरमार्केट है, मैं सुबह सवेरे अपने जो है वो मुलाजिम के साथ मिल जाके वहाँ से चीज़ें सुबह 8 बजे लेके आता हूँ। ऑनेस्ट टू गॉड, आई एम नॉट किडिंग, मैं सुबह जाके लेके आता हूँ। तो क्या बाकी लोग ये काम सारे लोग कर सकते हैं? तो यानी इस तरह से ये जो मसला ना वक्त का, कि वक्त की तंगी है और वक्त का ही शिकवा है, रिजवान साहब, इस तरह से खत्म हो सकता है। रिजवान साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू करते हैं। कासिम साहब, आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक वो मामला जिस पर अब बहस हो रही है कि जनाब कराची में गदागरों को भी वैक्सीन लगेगी, वो भी वैक्सीनेट होंगे। बड़ा अच्छा इकदाम है अगर तो इस पर अमल हो जाता है और अगर वैक्सीनेशन उनकी करवा दी जाती है। बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग इन लोगों का ग्रुप होता है, हर जगह पे हमें हर सिग्नल पे ये मौजूद नजर आते हैं। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से यही जानना चाहूंगी कि अगर गदागरों की वैक्सीनेशन से मुतालिक फैसला हुआ है तो ये तरीका कार क्या होगा कैसे ये? हाँ, अच्छा, अभी इस पे ये है कि ये डिसीजन तकरीबन 7 से 8 दिन पहले हमने लिया था। और मैं आपको नंबर भी बता दूं, कोई जो मुख्तलिफ DHOs की तरफ से कल जैसे मुझे ये इत्तला मिली थी, तो मोरलेस कोई हमने जो मोबाइल टीम्स हैं ना, जो हमारी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोबाइल टीम्स हैं, हमने उनको DHOs के थ्रू डायरेक्ट किया है कि आप जहां ये समझते हैं कि किसी ब्रिज के नीचे खड़े हैं, किसी जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड जो आपका सिग्नल है वो नहीं है उस जगह पर, या उनके जो वेयर अबाउट्स हैं जहाँ पर ये लोग जाके रहते हैं रात को किसी वक्त, तो उन जगहों पर आप जाके जो है वो जो बहुत क्रॉनिक ड्रगीज़ हैं उनको छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनको आप वैक्सीनेट करें। और ये नंबर अब इस वक्त भी हमारे पास कोई 350-400 लोग ऐसे रजिस्टर्ड हुए हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर बहुत कम है। जाहिर है ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता पेस बढ़ेगा जिस तरह से फिर इन लोगों में हेजिटेंसी भी बहुत है। ये कहते हैं कि हम सारा दिन बाहर खड़े हैं, कोरोना है चीज़ है ही नहीं, तो वी डोंट यूज़ मास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टिल हमारी टीम्स जाती हैं, उनको काउंसिल करती हैं, उनको कन्विंस करती हैं और फिर वो अपने आप को वैक्सीनेट भी करवा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये इसका मैकेनिज़्म जो है वो हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं वो उन एरियाज़ में चूँकि ऑलरेडी ऑन मूव हैं, तो वो उन्हीं जगहों पर जाके अगर वो इस तरह के स्पॉट्स देखते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है,
तो हम वहाँ जाके उनको वैक्सीनेट ऑलरेडी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पेस को और भी बढ़ाएंगे। सही। अच्छा कासिम साहब, मुझे ये बताएगा कि अगर कुछ फिगर्स आप हमारे साथ शेयर कर सकें, ख़ास तौर पर कराची की अगर मैं बात करूं, सिंध का सबसे बड़ा शहर है, कितने लोग कराची में वैक्सीन लगवा चुके हैं, वैक्सीनेट हो चुके हैं? क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि अंदरूने सिंध की अगर हम बात करें तो वो रेशो नहीं होती जो कराची में होती है, ट्रांसमिशन रेट जो बढ़ता है कराची में, तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, कराची में रफली हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन का अगर मैं नंबर लूँ तो हमारे पास 1 करोड़ 10 या 15 लाख के करीब लोगों को हमने वैक्सीनेट करना है। अब उसका मतलब ये है कि हमें इस वक्त जो हम 44% पे खड़े हैं, विच मीन्स के रफली अबाउट हम 50 लाख के करीब आसपास हैं, जहाँ पर जो है वो हमारे पास वो लोग उनको एटलीस्ट फर्स्ट डोज उनका लग चुका है, विच इज़ 44%। अब इसमें सिर्फ जो है वो जैसे आपको थोड़ी देर पहले फिगर में बताया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ है, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में ज़्यादा नंबर हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, लेकिन ये नंबर आप इन ए सेंस भी अब इसको इस तरह से भी आप सोचें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैसिलिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मिसाल हमारे जो जना हॉस्पिटल है JPMC वो साउथ में आती है, इसी तरह से हमारे जो ईस्ट है एक्सपोज सेंटर वो हमारा ईस्ट में आता है। अब बहुत सारे वेस्ट के लोग भी उधर आए होंगे, बहुत सारे सेंट्रल के लोग भी उधर आए होंगे, बहुत सारे साउथ के लोग भी रात को ईजी समझते हैं उधर जाके वैक्सीनेट करवा देते हैं। सो यू नो, लेकिन ये अगर 44% में भी वो लोग भी शामिल होंगे जो बलूचिस्तान से आए होंगे, जो सिंध के बाकी शहरों से आए होंगे, इसी तरह से और भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस से लोग आए होंगे, तो आप इस तरह समझें कि जब तक हम अगर अगले 60-70% पे जब हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमें जो है वो इस बात में बहुत इजी हो जाएंगे कि हम वैक्सीनेशन की जो समझ लें कि हम कराची को बड़ी हद तक जो है वो किसी नए पेंडेमिक या उससे छुटकारा पा सकेंगे। सो द नंबर इज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने टारगेट सेट किया था उससे तो ये अभी कम है, लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिल के इसको पिछले दिनों में काफ़ी हद तक इसकी वैक्सीन हेजिटेंसी थी, फिर मुहर्रम की वजह से भी थोड़ी हमारे पास इनॉकुलेशन कम हुई, लेकिन अब दोबारा से पिछले 3-4 दिनों से ये पेस बढ़ रहा है और हमने ये जो हमारे नीचे अफसरान हैं उनके ऊपर भी हमने ये पाबंदी रखी, अगर आप वैक्सीन ड्राइव में किसी किस्म की कमी रख रहे हैं तो आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, और कासिम साहब जिम्मेदारी का एहसास होना सबसे बड़ी बात है। अगर जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो फिर शायद हम डेली बेसिस पे बैठ के बात ही ना करें कि प्लीज़ जाइए जाके वैक्सीन लगवाइए। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। जनाब आ गए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख साहब की बात करते हैं। शेख रशीद साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ, जिनका कहना है कि तुरखम बॉर्डर से 2000 अफराद पाकिस्तान आए, वापस जाने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। चमन और तुरखम बॉर्डर बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, कोई आना चाहे तो उसे 21 दिन का वीज़ा देंगे। समा से वो खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या क्या कहा शेख साहब ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल है, बॉर्डर के ऊपर क्या सूरत हाल है, कितने लोग आ रहे हैं और कितने यहाँ से जा चुके हैं? देखिए, बॉर्डर पे बाई ईयर हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 10,231 लोग आए हैं और कोई 2,000 बाई वीज़ा तुरखम से आए हैं, और तुरखम से जाने वालों की तादाद वापस जाने वालों की काफ़ी ज़्यादा है। चमन बॉर्डर पे क्योंकि एक तस्करा चलता है, कंधार तक का तस्करा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं और बिज़नेस भी चल रहा है। दोनों बॉर्डर हमारे बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं और अब उधर फ़ौज का भी कंट्रोल है और FIA भी बैठी है और इमिग्रेशन भी है और सारे मामलात जो हैं, अगर कोई और भी आना चाहे तुरखम पहुंच जाए, यहाँ आ जाए एयरपोर्ट पे, तो हम उसको 21 दिन का वीज़ा देंगे। क्या समझते हैं शेख साहब के अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं वो स्टेबल होने जा रहे हैं? देखें, कोशिश और दुआ हमारी यही होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान का स्टेबल होना, पुरअमन होना, मुस्तहकम होना पाकिस्तान का मुस्तहकम होना और तरक्की करने की इलामत है। हमारा और उसका पड़ोस है और काबल में अगर इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान में भी इस्तेहकाम होगा और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने दुनिया की सारी जो मुतालबे हैं और बातें हैं वो मानी हैं, तो एक अच्छी बात है। अब देखना ये है कि अगले
1-2 महीने में जब हुकूमत बनने के बाद उनकी हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं, दाइश से उनकी लड़ाई बहरहाल होगी। शेख साहब, शहबाज शरीफ नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों इस वक्त ऐसा कर रहे हैं? क्या इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे? पीडीएम का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? लॉन्ग मार्च की बात भी कर रहे हैं। देखें, शहबाज शरीफ ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना हाथ आसमान पे लटकाते हैं ना पाँव ज़मीन पे रखते हैं, खला में लटक रहे हैं और लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं कर लें। इमरान खान 5 साल भी पूरे करेगा और अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह से दुआ भी है और उम्मीद भी है कि अगले 5 साल भी वो लगाएगा। मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल में इमरान खान जो डिसीजन कर रहे हैं वो परफेक्ट डिसीजन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, सारे लोग ऑन बोर्ड हैं और सब इमरान खान की ये सिर्फ ये है कि तमाम अदारों को साथ लेके और तमाम इंफॉर्मेशंस को साथ लेकर वो अफ़गानिस्तान पर जो उन्होंने जुमला बोला जो कि दुनिया में और पाकिस्तान में मकबूल हुआ कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम पाकिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा जुमला है और इससे पाकिस्तान की सियासत पे जो है बड़े मुस्बत असर पड़े। तो शेख रशीद साहब गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू करते हुए आपने देखा कि उन्होंने यही कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल कह चुके हैं क्योंकि हमारा जो यही है एम वो है अमन और इस अमन के लिए हमने कई जानों की कुर्बानी दी है, यानी कि मुल्क का दिफा, इसके लिए पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। लाहौर के एक ऐसे ही बहादुर बेटे की फैमिली से हमें शाहीन मिसाल मिलवा रही है। पाकिस्तान के दिफा के लिए जाने कितने तन कुर्बान हुए। एक ऐसा ही पाक धरती का बेटा वतन पर निसार हो गया जिसे जब जब जहाँ जहाँ दुश्मन और वक्त ने आजमाया सुरखरू पाया। कैप्टन अफान शहीद की फैमिली से आपको मिलवाते हैं, आइए। हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, दुनिया की सारी दौलत ले लें, एक दिन भी कोई बॉर्डर के सामने जाके खड़ा हो जाए और आपको पता हो कि आपके सामने जो गोली आएगी उसके बाद आप शहादत हो जाएगी, आप घर वालों से नहीं मिलेंगे। सारा टाइम ऐसे फील होता है कि अभी बस पास ही है, इधर ही है। बाज़ दफ़ा मुंह से निकलता है कि अफान आ जाएंगे या अफान ले जाएंगे। वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, मुल्क के लिए, कौम के लिए और इस मिट्टी के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया अपना। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती है। शहादत से एक दिन पहले फ़ोन आया था उसका और मैं बड़ा परेशान था, तो कहना कि अबू आप फिक्र ना करें, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आप बस अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहें, आपकी दुआ चाहिए और हम हाजिर हैं वतन की हिफाजत के लिए। जिस दिन बात हुई है लास्ट टाइम वीडियो कॉल से, इसको देख कह रहे थे कि अम्मी का ख्याल रखना। मैंने कहा कि ऐसे ना कहें, आपने हम दोनों का ख्याल रखना है। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को। उसकी आवाज़ें वैसे ही गूंजती हैं सारा टाइम उसकी शक्ल नज़रों के सामने रहती है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उसकी याद तो ऐसी है कि ये तो अब ज़िंदगी के साथ ही जाएगी हमारी, जब आँख अल्लाह ताला बंद करेगा तो जब तक ये याद कम नहीं होगी। वफा की तस्वीरों तुम्हें हमेशा से जज्बा था शायद शहादत का। शादी को भी 3 माह हुए थे, तो तब उन्होंने कहा था पहली दफ़ा कि मैं इस यूनिफॉर्म में ही जाऊँगा। कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती है। जब अफान फ़ौज में आया और अफान अपनी यूनिट पे जा रहा था, मैंने ये अल्फाज उसको कहे कि अफान देखो, जब कभी ऐसा मौका है तो तुमने गोली हमेशा सीने पे खानी है। जब भी किसी शहादत का वो सुनता था तो वो शुक्र करता था और ख्वाहिश करता था कि ये अल्लाह ताला ये मुझे मेरे नसीब में भी आए। जिस मुकाम पे वो हैं पता है बहुत खुश हैं, जो चाहते थे वो मिला है उनको।
मुश्किल हो जाता है कभी कभार सब्र करना, लेकिन जब उनके दर्जात के बारे में सोचती हूँ, फख्र महसूस करती हूँ। वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। हमारी फैमिली में ये पहली शहादत है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये मुल्क जो कायम है वो ये नन्हे नन्हे चिराग जो गुल हुए हैं, हीरे जो हमने गंवाए हैं, ये उनके तुफैल है। शौक़ हमारे दिल में जज्बा शहादत पहले भी था और अब और ज़्यादा बढ़ गया अफान की शहादत के बाद। सिर्फ जाने नहीं, हमारा सब कुछ इस वतन के लिए हाजिर है। जब कभी हमें इस वतन के लिए हमारे लिए हमें पुकारा जाएगा तो हमें आप अगली सफ़ों में पाएंगे। हम सब में छोटा था लेकिन वो हम सब पर सबकत ले गया। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐसे ही धरती के सपूतों की वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और शो के इस हिस्से में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। एक तो हम करेंगे महंगाई पे बात, इसके अलावा जरूरी है क्योंकि हर कोई बात करता नजर आता है, हर कोई सवाल करता नजर आता है कि भैया महंगाई कब खत्म होगी। इसके अलावा बेसिक नेसेसिटी, दूध की कीमतें फिर बढ़ रही हैं और एक जानिब हुकूमत कह रही है पेट्रोल कम हो रहा है। हाँ, ये वाह क्या कनेक्शन है, पेट्रोल कम हो गया तो दूध की कीमतें बढ़ गई। वैसे जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दूध की कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे मुल्क का निज़ाम अलग है। यहाँ पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, दूध की कीमत 20 रुपये मजीद बढ़ा दी है। क्यों, कब, कैसे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम जो है वो लियारी भी आपको लेके जाएंगे और लियारी में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वो जो वहाँ के जो एक तो वो परसेप्शन था ना लियारी से कि वहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, वहाँ पे खौफ का आलम था। लेकिन भाई लियारी जो है जाना जाता है अपने स्पोर्ट्स की वजह से। टैलेंट बहुत है और ऐसा टैलेंट है जो कहीं पाकिस्तान में नहीं। तो अच्छा, आज हमने अपने शो में ना मुख्तलिफ टाइम में हमने मुख्तलिफ वहाँ से लोगों को बुला के ना अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें लोगों से मुतारिफ भी कराया है और ये बड़ा ज़रूरी है। वो चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो या फिर वो जिम्नास्टिक हो, तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा जब हम टैलेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है। अभी हमने ओलंपिक्स में देखा कि किस तरीके से हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ थे उन्होंने हमारा नाम रोशन किया। अब पैरालंपिक्स भी जारी है और जब हम ओलंपिक्स की बात करें और पैरालंपिक्स की बात ना करें ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के कौन कौन से एथलीट्स नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या उनकी पोजीशन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा और चीज़ है, हाँ बताएं, लाहौर के ढोलची हैं जिनसे आज मुलाकात कर वो तो जबरदस्त, वो बहुत पंजाबी हमें देख रहे होंगे ना, स्पेशली जब ढोल बज रहा है तो वो अंदर का एक क्या कहेंगे पंजाबी वाला। हाँ जी वो जाग जाता है। और सिर्फ अच्छा मैंने तो उनसे फरमाइश करनी है चिट्टा चोला पे क्या बजाते हैं, मतलब क्या ढोल बजाते हैं क्या ढोल बजाते हैं। ये मैं बहुत अच्छा किया कि इसको एक्सप्लेन किया और जरूरत नहीं थी एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। कभी आपके साथ एक और एक्सप्लेनेशन आपने देखी क्या? कभी आपके साथ ऐसा हुआ फैसल सुबह ना उठने पे आपको अपनी अम्मा की बातें सुननी पड़ी हो? नहीं, अब अम्मी को तो नहीं, अब्बा की बातें सुननी मिलती थी और वो बातें नहीं होती थी, वो कुछ और भी होता था। तनकीद होती थी, तनकीद। अच्छा, हमारे साथ तो ये होता था कि अब्बा नहीं लेकिन अम्मा जो हैं वो स्टिल अभी भी ऐसा होता है कि अक्सर मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही थी और मेरी अम्मी को शायद ये आइडिया नहीं होता था कि हफ्ते इतवार को बेस्ट ऑफ नया दिन चलता है, हम लोग नहीं आते दफ्तर। तो वो एक दिन मुझे हफ्ते वाले दिन कॉल करके कहते हैं कि आज तुम दफ्तर नहीं गई ना, तुम्हारा पुराना शो चल रहा है। छुट्टी है, प्लीज मुझे सोने हफ्ते वाले दिन बेस्ट ऑफ चल रहा है। और हाँ, और इसके अलावा हम मेरे फेवरेट टॉपिक की बात करेंगे और वो होगी टूरिज्म की। टूरिज्म, अच्छा ये दो फैसल के फेवरेट टॉपिक है। एक तो क्रिकेट, वो तो चला यहाँ पे वो बैठे बैठे जो है वो उसका पूरा कर लेते हैं, और एक टूरिज्म। मुझे लगता है कि आपको प्लान कर लेना चाहिए कहीं घूमने फिरने का। आपको लगता है मैंने नहीं किया होगा? ये देखा, ये छुपे रुस्तम लोग हैं जो बताते नहीं है, जाके ये तस्वीरें भेजेंगे, रिकॉर्डिंग्स वहां से करके आएंगे, फिर बताएंगे कि हम जनाब वहां। अच्छा वैसे कहाँ जाने का इरादा है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का जिला है गांचे और बहुत ही खूबसूरत है। तो फिर इसी से शुरू करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे का खूबसूरत और तारीखी गांव होशे जो है वो जनाब हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि गिलगित बल्तिस्तान जिला घांचे गुशाव तारीखी ड्राउ होशे।
जनाब, जहां की खूबसूरती इन दिनों अपने जोबन पर है। दियो अगला गोरी खूबसूरती कुशकोरी उरूज गयूत। जुल्फ़िकार अली सदीकी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, एंजॉय करें। ओइंग इदांग लाओ शेल्तानत। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों की जन्नत होशे गांव। गांछे के इस गांव के नज़ारे इतने दिलकश हैं कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। I would strongly recommend कि और लोग भी इधर आएं और इस अमेजिंग लैंडस्केप को देखें और जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है इसको अप्रिशिएट करें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, इतने हसीन नज़ारे हैं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ इस जगह को छोड़ के वापस जाऊँ। सतह समंदर से 10,500 फीट बुलंदी पर मौजूद ये गाँव खूबसूरती के बाइस अपनी मिसाल आप है। ना इंटरनेट है ना ही फोन की सहूलत, मगर इसके बावजूद हर साल गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। हम आज यहाँ होशे वाले पे स्टे किया और हमें यही फील हो रहा है कि हम ज़मीन की जन्नत में बैठे हुए हैं। कराची से कल खपलू पहुँचे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मशहूर माउंटेन्स हैं। गांव के अक्सर अफराद कोह पेमाई के शोबे से वाबस्ता हैं। आलमी शोहरत याफ्ता कोह पेमा लिटिल करीम का ताल्लुक भी इसी गाँव से है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर दुश्वार गुजार सफर को आसान बना दिया जाए तो सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, होशे गांछे। चलें जनाब, रिपोर्ट आपने देखी है और अगर आप चाहते हैं कि आप सैर को जाएं तो थोड़ी सी छुट्टियां जमा करें और निकल जाएं और सैर करें, यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाएं। लेकिन कैसे करें? क्या महंगाई बढ़ रही है भाई, महंगाई बढ़ रही है, कैसे ये भी एक प्लान सवाल करें? है। ये वो चीज़ होती है ना कि दिल बहुत चाहता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, जेब भी खाली है, क्या करें? तो महंगाई तेजी से बढ़ी है, हर एक चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है। कराची के बाजारों का अगर हम रुख करें तो वहाँ हर चीज़ जो है वो महंगी होती नजर आ रही है और हर खरीदार महंगाई का शिकवा करता नजर आ रहा है। खास तौर पर हालिया दिनों में दाल, जो कहते हैं ना दाल रोटी पे गुजारा हो जाता है, तो जनाब उन दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दाल रोटी से भी गरीब चला गया। कभी कभी हम ये कहते थे कि अच्छा अगर किसी के घर में दाल पकी है तो अच्छा दाल पकी है, ये भी एक तासुर आता था। तो अब अगर किसी के घर में दाल भी पकी होगी ना तो कहेंगे वाह दाल पकी है, क्या बात है जनाब। इस हवाले से समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम जो है वो कराची के बाजारों में गए, खरीदारों से उन्होंने बात की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की। यकीनन खरीदार गमो गुस्से का शिकार नजर आए। क्या थे उनके कमेंट्स, आपको दिखाते हैं। महंगाई इंतहा बढ़ चुकी है और इसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब हम बाज़ार आते हैं और चीज़ों के दाम मालूम करते हैं। गरीब आदमी का वाहिद सहारा दालें थीं, लेकिन अब दाल भी गरीब की पहुंच से आगे जा चुकी है। दालों की कीमतों में हालिया चंद दिनों के दौरान 1-2 रुपए का नहीं 30 से 45 रुपए फ़ी किलो होल सेल में इजाफा हुआ है और अब दाल रोटी के लाले पड़ चुके हैं। बाज़ारों में आने वाले ख़रीदार महंगाई के हाथों किस तरह पिस रहे हैं और वो क्या सोचते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। एक टाइम खाते हैं और एक टाइम नहीं खाते हैं सर। इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा, हुकूमत सर बोलती है कुछ करती नहीं है। महंगाई तो बहुत हो गई, पहले जो आता था 1000 रुपये में वो 2000 का रहा, 1700-1800 चीज़ें इस्तेमाल की हर चीज़ ही महंगी है। घी, तेल, घी, आटा, जो ज़रूरत की चीज़ें रोज़मर्रा की वो इतनी महंगी कर रखी है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? कोई चीज़ तो नज़र आए। ये तो अपनी चीज़ है, आटा तो अपनी चीज़ है, चीनी तो अपनी चीज़ है। कोई मिलों में कोई वो तो नहीं हुआ, धमाका तो नहीं हुआ कि मिलों के जो वो खर्चे हैं वो उनके बढ़ गए हों। वही चीज़ें चल रही हैं। चीनी आपकी 5 रुपये से बढ़ जाती है जैसे आग लग गई हो। आधी तनख्वाह तो हमारी इस पर चली जाती है, तो घर आओ तो अलग परेशान, समझ में आता क्या करें। तो लड़ाई झगड़े अलग, ये मसला, तो महंगाई उरूज पर है। कराची से वोट तो दिया लेकिन कराची को कुछ दिया नहीं, हमेशा की तरह रो रहे हैं और अभी तक रो ही रहे हैं। मसूर की दाल में इजाफा हो गया है, मांस की दाल में इजाफा हो गया है और खड़े मसूर की दाल में इजाफा हो गया है। 45, 40 रुपये इजाफा हो गया है। यहाँ पे रात को आओ तो टमाटर का जो 80 रुपया दिन को देते हैं, रात को 40 रुपये देते हैं। यानी इन्होंने अपना मनमाजी बनाया हुआ रेट। यहाँ से आप लाइन से पूछे ना तो 20 रुपये का वो कोने पे जाके फर्क पड़ जाता है। टमाटर मिलते थे 30 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये मिल रहे हैं। तेल मिल रहा था 180 रुपये, अभी इस वक्त तेल हो गया तकरीबन 300 के करीब।
तो हमारा बजट से तकरीबन हर चीज़ बाहर हो गई है। अब मिर्ची और लहसुन अदरक और ये सारी चीज़ें लिए 100-200 रुपये खर्च हो गए। तमाम चीज़ें महंगे, आलू प्याज टमाटर खीरा ये तमाम चीज़ें महंगी। बाज़ारों में सामान भी है और ख़रीदार भी, लेकिन ख़रीदार कहते हैं कि चीज़ें उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर जा चुकी हैं और बाज़ार में वो लोग नज़र नहीं आते कि जिनका काम महंगाई को कंट्रोल करना है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो हर तरफ यही दुहाई है कि भाई बहुत महंगाई है, और अगर तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि यह बस यहीं तक है तो फिर कराची वाले हो जाए मज़ीद तैयार। क्यों? क्योंकि दूध एक बार फिर महंगा होने जा रहा है, और इस बार 1 या 2 रुपये नहीं, पेट्रोल कम होता है 1.5 रुपये, दूध बढ़ता है 20 रुपये इजाफे के साथ। अब न जाने कहाँ तक जाएगा ये दूध की कीमत, अल्लाह ही जाने। और जनाब इसको ब्रेक लगती है नहीं लगती, या मजीद इसमें इजाफा होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर 5 सितंबर को फैसले का ऐलान करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब ने। उमर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो वो सवाल जिसकी मैं और फैसल बात कर रहे थे कि ये 20 रुपये इजाफा, ये आवाम पे अचानक से आपने वो बम गिरा दिया, जिसका तो मुझे लगता है कि शायद हम ये कहें कि अज़ाला मुमकिन नहीं है, लेकिन ये 20 रुपये के आगे फुल स्टॉप लगेगा। ये कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, 21, 22, 23, 24, 25 तक जा सकती हैं। असल में जी सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है, मैंने बारहा आपके चैनल भी और दीगर नेशनल मीडिया पे मैंने बारहा बरमला उसका इजहार किया है कि दूध की कीमतें डेयरी फार्मर्स नहीं बढ़ा सकते, ना हम बढ़ा रहे हैं। अवाम को ये समझना चाहिए, मीडिया को ये समझना चाहिए, दूध की कीमतें हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में, वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में, जिसकी बुनियाद पे अजनास मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं। ये अजनास को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जानवरों की नस्ल कशी हो रही है, जिसकी बुनियाद पे अजनास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, जानवर महंगे हो गए हैं और फार्मर्स मजबूर हैं दूध की कीमतें बढ़ाने पर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो पीछे से पॉलिसी है हुकूमती, वो इसमें जो है कार फरमाए बजाय आप लोगों के एक्शन के, तो अभी रिसेंट जो आप लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं 20 रुपये इजाफे का, किस मद में लेने जा रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा ब्रेकअप करके, क्योंकि आपने कहा कि हमें समझना चाहिए, हम समझना चाहेंगे, लोग भी समझना चाहेंगे जो लेने जाएंगे ना 20 रुपये इजाफे के साथ दूध, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जी हम इजाफे के साथ ये दूध क्यों ले रहे हैं। मैं बताऊं जी आपको, देखिए जो अजनास, जिन अजनास की कीमतें थी ना 15 रुपए किलो, वो आज 45 रुपए 50 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। क्यों? उसकी बुनियाद है, देखें भूसे को ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, चोकर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मकई को एक्सपोर्ट। देखें जो चीज हमारे पाकिस्तान एक फूड डेफिशिएंट मुल्क है, अपनी जरूरियात का, अपने मवेशियों की जरूरियात का 45% चारा हम पैदा करते हैं। और यकीनन 45% चारा पैदा करते हैं, तो वो हमारे मवेशियों की जरूरत है, वो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पर हुकूमत वक्त की ये पॉलिसी है, वो चारा भी जो पैदा होता है वो भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसका इम्पैक्ट आता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उसका इम्पैक्ट आता है तो दूध की कीमतें, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे पूरे अवाम नाश मुतासिर होते हैं। तो मैं कई मरतबा कह चुका हूँ इसके ऊपर कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च इस पर नोटिस ले और कम से कम वो अजनास जो हमारे मवेशियों की जरूरियात है उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे। अच्छा शाकिर भाई, ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि भूसा एक्सपोर्ट कर देते हैं, मकई एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो अजनास जो जानवरों को चाहिए वो तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। आपने एक जो है चारे का तो नाम लिया, भूसा, आपने कहा जो पहले 15 था वो 45 हो गया है, तो जिस वक्त 45 हुआ, मतलब कि मैं ऐसे मिसाल दे के बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, लेकिन जिस वक्त ये हुआ 45 का, तो उस वक्त क्या रेट था और क्या 45 से 75 हो रहा है जो आप 20 रुपये बढ़ा रहे हैं? एक चीज़। दूसरी चीज़, एक जो वंडा बनता है जानवरों के लिए, वो पहले कितने का बन रहा था, अब कितने का बन रहा था 20 रुपये इजाफे से पहले, और क्योंकि आप 20 रुपये इजाफा करने जा रहे हैं तो वो कितने का हो गया होगा, ज़रा ये बताएं। देखें जी, जो अजनास के हवाले से बात कर रहे हैं, अजनास बतदरीज बढ़ रही हैं मुसलसल,
और उन्हें यकीनन हम नहीं रोक सकते। अगर देखें जिस तरह दूध की कीमतों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रोकना चाहती है और उसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, ये इनपुट की कीमतों को रोक ले, हम दूध की कीमतों को रोक लेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और यकीनन ये सबकी नजरों के अंदर है कि जी ये जो अजनास की कीमतें बढ़ी हैं, पिछले देखें 5 साल से दूध के रेट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आप इसका अंदाजा लगाएं कि तारीख की ऊंची तरीन परवाज कर रहा है डॉलर, इन्फ्लेशन रेट हद से ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर को कमिश्नर कराची ने अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? कोयटा, पिशावर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद में, सब जगह 130 रुपए लीटर का नोटिफिकेशन हो चुका है और उसके बावजूद इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? देखिए ये करप्शन है और यकीनन दूध के पैसों में हर जगह पैसा इन्वॉल्व रहा है माजी में, और अब भी इनकी तवक्कुआत यही है कि जी हम इन्हें पैसा दें, हम इन्हें पैसा हरगिज नहीं देंगे जी। अगर ये हम पे क्रैक डाउन करेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं और ये अपनी तोपों का रुख हमारी तरफ करे, हमें गिरफ्तार करे, हम गिरफ्तारियां देने के लिए उसमें तैयार हैं। अच्छा, बिल्कुल आप गिरफ्तारियां भी देने के लिए तैयार हैं, सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ ये कि जब आप कह रहे हैं कि अजनास की कीमतें बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट हो जाती है, डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, जाहिर सी बात है सबका इफेक्ट तो आता ही आता है, ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा ही है तो अजनास की कीमतें तो फिर पूरे मुल्क में बढ़ती होंगी ना शाकिर साहब? तो जब पूरे मुल्क में बढ़ती हैं तो क्यों बाकी मानदा मुल्क में दूध की कीमतें कुछ और हैं, कराची में कुछ और हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कराची एक सनती शहर है, कराची एक ज़रई शहर नहीं है जहाँ पे चारा पैदा हो। और हमारे पास जो भी अजनास आते हैं, जानवर आते हैं, लेबर आती है, ये सब अंदरूने सिंध से और पंजाब से आती है और यकीनन उसकी कॉस्ट सारी की सारी जो है दूध की, गोश्त की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आती है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि अब जैसे हमारे पास घास पैदा नहीं होता, जो देहातों के गांव के फार्मर्स हैं वो वहीं काटते हैं, वहीं अपने जानवरों को डाल देते हैं, खुद ही मजदूरी करते हैं, चीजें करते हैं, जिसकी वजह से गांव देहात में कुछ कीमतें कम हो सकती, पर शहरों में हर जगह दूध की कीमतें 130 से 150 रुपए लीटर तक है। इस्लामाबाद में 140 रुपए लीटर दूध फरोख्त हो रहा है, लाहौर में खालिस दूध 140 130 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है, कोयटा में तकरीबन 140 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है और कुछ दिन में और कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो आप इसका सर्वे कर लें, पूरे मुल्क में दूध की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं, मजीद बढ़ेंगी। ये 20 रुपए यानी फुल स्टॉप नहीं है, इसके आगे भी इजाफा हो सकता है। शाकिर साहब जी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कीमतों में इजाफा रुक सकता है, पर देखें चारों सूबों के महकमा लाइव स्टाफ नस्ल कशी को रोकें जी। अच्छा। पिछले 70 साल से नौजायदा कटड़ियों की स्लॉटरिंग हो रही है, क्यों नहीं रोकते हैं? मादा गोश्त की जरूरियात पूरी करने के लिए हमें बीफ ब्रीड को स्लॉटर करना चाहिए, ना कि दूध देने वाले जानवरों से हम वो गोश्त की जरूरियात शहरों की पूरी करें। पिछले 70 साल से हो रहा है, कौन रोकेगा जी उसे? और यकीनन जब दूध देने वाले जानवर कम हो रहे हैं, छोटे बच्चों को पाला नहीं जा रहा, तो दूध की और गोश्त की कीमतें तो बढ़ेंगी। आप उन्हें रोक ही नहीं सकते किसी तरह। अगर वफाकी गवर्नमेंट और चारों जो ये सूबाई गवर्नमेंट है इस पे डिसीजन ले तो दूध की कीमतें कम हो सकती हैं और यकीनन इसके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को इस पर सोचना होगा। ये आपने रज़ाक दाऊद साहब, हाँ जी, दो आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। मैं दरख्वास्त भी करूंगा आपसे और टीम से भी कि एक काम करते हैं, हम सर्वे करते हैं कराची शहर का और उसमें आप भी हमारे साथ रहिएगा, हम किसी हुकूमती स्टेक होल्डर को भी साथ लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, ताकि हम ज़रा कराची के टूलर्स में जाके देख सके जो आपकी कि कराची एक ज़रई शहर नहीं है, मुझे लग रहा था शायद कराची वाले सनती, हाँ जी सनती शहर है। तो कराची के सबब्स में जो कुछ उग रहा है, वो जानवर कितना खा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो पहले चीज़ें आ रही थी वो अब कितनी महंगी हो गई, हम ज़रा इस पर ज़रा करेंगे आगे चल के। ज़रूरी है ताकि जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आवाम के सामने रखे जाएंगे। आपने जो चीज़ें रखी अब उसका हम ज़रा उसका भी एहतसाब करते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। कराची की बात हो रही है तो कराची का इलाका है लियारी, जिसका हमने जिक्र भी किया था। एक एथलीट ने बच्चों को मनफी सरगर्मियों की तरफ जाने से रोकने के लिए जिमनास्टिक की तरबियत देने का सिलसिला शुरू कर रखा है। लियारी के रफ़ीक राजा कहते हैं कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इस गरीब इलाके के बच्चे मनशियात तो क्या छालियाँ खाने की तरफ भी ना जाएं। और मतलब बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप बच्चों के बारे में और उनके मुस्तक़बिल
मुस्तकबिल के बारे में पाकिस्तान के कराची के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं और ऐसी सरगर्मियों में उन्हें इन्वॉल्व करें। फैसल बिल्कुल, तो सनाउल्लाह डारी ने रिपोर्ट तैयार की, वो देखते हैं। जिम्नास्टिक, कुंग-फू तोहा, आर्म रेसलिंग एंड योगा, 4 चीज़ें हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे से शुरू करते हैं, उसके बाद कोई लिमिट नहीं। मैं अभी 54 का हूँ, मैं अब तक कर रहा हूँ। तीन से लेकर 7 साल का बच्चा लाएगा तो उसका शुरुआत फ्लेक्सिबिलिटी से होता है और वो योगा है। उस बच्चे को हम सबसे पहले योगा सिखाते हैं। योगा के ज़रिए उसके जिस्म को नरम करते हैं, फिर उसको उसके बाद पावर फिटनेस देते हैं, उसमें ताकत पावर बढ़ते हैं। उसके बाद फिर उसमें स्ट्रेंथ, उसमें फिर फुर्ती पैदा करते हैं। ये 3 चीज़ें जब उसके बॉडी में फिक्स हो जाती है तो बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। किसी भी कौम को ख़त्म करना हो तो उसको गोली नहीं मारो, सिर्फ उसका तालीम और स्पोर्ट को इतना महंगा कर दो, इतना ख़त्म कर दो कि वो स्पोर्ट की तरफ सोचे नहीं। तालीम को इतना महंगा कर दो कि कोई गरीब पढ़ नहीं सके। हर जगह पर कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, स्कूलों पे टीचर आ नहीं रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों को तो बदहाली में चल रहे हैं। जब पढ़ेंगे नहीं और स्पोर्ट नहीं करेंगे तो वो अलग साइड पकड़ेंगे। हम बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि ये स्पोर्ट करें। स्पोर्ट के ज़रिए चालिया तक को मुँह नहीं लगाएं। मावा से शुरू होता है, गुटखा से शुरू होता है, चालिया से शुरू होता है और आगे चलकर शीशा, क्रिस्टल, पाउडर, एयरविन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। स्पोर्ट के ग्राउंड जो है ना वो मंगल बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ स्पोर्ट नहीं हो रहा है। और बहुत सारे ग्राउंड हैं वो हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, जैसे पीपल्स प्ले ग्राउंड है, फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसकी वजह से स्पोर्ट दब गया है। इसकी वजह से बच्चों को ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं खेलने को, क्लब नहीं मिल रहे हैं। अगर क्लब है तो इस साल में है। तो जनाब ये तो वो सरगर्मियां जिसमें पाकिस्तानी बच्चों, स्पेशली लियारी के बच्चों को इन्वॉल्व करके मनफी सरगर्मियों से उन्हें दूर रखा जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन तो बहुत टफ है क्योंकि इसमें काफ़ी कंपटीटर जो बहुत यानी कि अच्छे हैं। उसमें जैसे इंग्लैंड है, चाइना है, जापान है, ब्राज़ील है, USA है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीतूंगा। ठीक है, अनीला भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीजिंग पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हुआ था। उसके बाद रियो जो ब्राज़ील में अभी हुई थी 2016 में, उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। उसके बाद अभी मैंने क्वालिफाई किया इधर टोक्यो के लिए। ठीक है, अच्छा हैदर, आपकी मदद के लिए भी ऐलान किया गया था, तो वो जो ऐलान किया गया था वो सिर्फ ऐलान तक महदूद रहा या वाकई कोई मदद हुई है? जी बिल्कुल, उन्होंने जो अभी जब हमें फंडिंग का मसला हुआ था अभी टोक्यो आने के लिए, तो लास्ट टाइम उन्होंने हमारी टिकट्स का अरेंजमेंट किया, मेरा और अनिला का, और 7 दिन का उधर कैंप का भी सारा उन्होंने, कम्पिटिशन वगैरह सारा उधर खाने पीने का भी उन्होंने अरेंज किया था। अच्छा, ट्रेनिंग में किन मुश्किलात का सामना रहा है इधर, और क्या अपनी ट्रेनिंग जो हुई है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का समझते हैं? जी बिल्कुल। अभी मैं अपने खुद का बताता हूँ कि मैंने गुजरांवाला में खुद अपने पैसों से एक गवर्नमेंट ग्राउंड में मैंने सेक्टर बनाया हुआ है और मैं खुद जाके उधर ट्रेनिंग करता हूँ बगैर किसी कोच के। तो ऑनलाइन दोस्तों से जो है मेरे, जो मतलब के स्पोर्ट्स के दोस्त हैं, उनके साथ ऑनलाइन मशवरा कर लेता हूँ, तकनीक दिखा देता हूँ। लेकिन गुजरांवाला में कोच नहीं है मेरा अपना, मैंने खुद ही सेक्टर बनाया, खुद ही मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, खुद ही ट्रेनिंग करके मैं इतने बड़े ये लेवल पे मैं इधर खेलने आया हूँ। अच्छा, हमने देखा है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं क्रिकेट की तरफ जाते हैं। हमेशा जब भी बचपन में उनसे पूछा जाए तो कहते हैं बड़ों के क्रिकेटर बनना है, तो बाकी खेलों की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है। आप बतौर एथलीट इसकी क्या वजह समझते हैं? सर ये सब तो पहले तो यही बड़ा दुख है ना। देखें जो क्रिकेट है पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 16 मुल्कों में है, तो जो 16 मुल्कों में सिर्फ खेली जाती है। अभी जो पैरालंपिक्स टोक्यो में, अभी पैरालंपिक्स में 165 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है।
तो ये दुख तो बहुत होता है कि जैसे उनको यानी हुकूमत उनको स्पॉन्सर कर दिया, वसाइल देती है, सारा कुछ करती है, कि हमें क्यों नहीं ऐसा करती। हमारा भी हक है कि हमारा, हालांकि कंपटीशन उनसे कहीं बड़ा होता है, 165 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करना और कंपटीशन करना और मेडल जीतना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दुख होता है कि हमें क्यों नहीं वो सपोर्ट करते। अच्छा, ये बताइएगा कि हैदर, आप डिस्कस थ्रो की अपने जो इलाके के नौजवान हैं उसको ट्रेनिंग देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी यंगेस्ट बच्चे हैं अभी जो पैरालंपिक या नॉर्मल, उन सबको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। उसमें जो जंप की, डिस्कस थ्रो की, स्प्रिंट की एक छोटा सा एकेडमी है जिसमें वो शाम को सारे आते हैं और उन सबको, कोई स्टूडेंट है, कोई एस वर्कर है तो मेरे पास आते हैं, उन सबको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। सर पाकिस्तान से जापान का अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र काफ़ी अच्छा रही ट्रेनिंग के बाद। सर मैंने ट्रेनिंग का टाइम मुझे बहुत कम मिला। मैं जॉब करती हूँ सतारा टेक्सटाइल से, सुबह 7 बजे से लेकर शाम कभी 12-1 बज जाते हैं। तो घर आकर थोड़ी बहुत मैं टेक्निक करती थी। तो सर मुझे ट्रेनिंग का टाइम बहुत कम मिला। तो उसके बाद सर अकबर साहब ने मुझे लेटर भेजा तो हमारे मिल में के बच्चे को 1.5 माह की छुट्टियां दी जाए। तो 1.5 माह की छुट्टी मुझे मिली थी, लेकिन ट्रेनिंग करने के लिए मुझे बहुत सी मुश्किल का सामना पड़ा। कभी मैं लोकल जा रही हूँ तो कभी किसी भाई के साथ। तो फिर सर देखा कि मेरी ट्रेनिंग का हिसाब नहीं लग रहा, तो मैंने अपना चिंग रिक्शा लगवाया। अच्छा। तो जब मैं जाती थी तब मैं लेट पहुँचती थी। तब लड़कियाँ सब अपनी ट्रेनिंग करके चले जाती थी और मुझे थोड़ा टाइम मिलता था, क्योंकि अगर मैं घर से 3 बजे जाती थी तो 4:30-5 बजे पहुंचकर ट्रेनिंग करती थी। सर ये जो आपने बात की है ना, तो चिंगजी पे आप जा रही हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं, ये देखने वालों को बताइए कि इससे पहले कितने इवेंट्स में आप कामयाबियां समेट चुकी हैं? सर मैंने 2009 को मैंने गोल्ड मेडल लिया था जूनियर टीम में। उसके बाद मैंने दुबई में 2019 को मैंने चाइना में क्वालिफाई किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर उसके बाद मुझे ये टोक्यो का चांस मिला इधर खेलने के लिए। तो आज मैं टोक्यो में हूँ, तो पार्टिसिपेट किया ताकि मैं आगे जाऊँ, जीतूँ। और पूरी कोशिश थी, पूरी उम्मीद थी कि मैं गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान का और एमपीसी का नाम रोशन करूँ। लेकिन सर नर्वस होने की वजह से मेरी थ्रो अच्छी नहीं गई, तो मैं गोल्ड मेडल नहीं ली। ठीक अनिला, अगर हम इस दफ़ा की बात करें तो कोई ना कोई एक रीज़न होता है ना जो कि हार का सबब बन जाता है। आपकी नज़र में वो क्या था? क्या नर्वस हो गई थी आप? प्रेशर आपको अपने ऊपर महसूस हो रहा था? सर पहले जो से मेरी थ्रो थी वो मुझसे फाउल हो गया, टांग कमज़ोर थी, उस पर वज़न नहीं पड़ा तो मैं गिर गई। तो दूसरी थ्रो करने लगी, वो नेट पे जा गिरी। तो लास्ट वाली थ्रो थी तो वो मेरे हाथ से निकल गई, तो मेरी 19 हुई थी। अच्छा, वैसे तो स्पोर्ट्स पर्सन का काम होता है नर्वसनेस को अब्जॉर्ब करना, लेकिन हम क्या समझें कि नर्वसनेस नहीं, या फिर जैसा आप पहले भी जिक्र कर चुकी हैं ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई, इस वजह से ये सब हुआ? मेरी इतनी तो ख़ास नहीं थी ट्रेनिंग। तो अगर मैं ट्रेनिंग करती है ना सर, साल की या 2 साल की, तो मेरा मेडल लग जाना था। सर ट्रेनिंग ना करने की वजह से सर मेरा मेडल नहीं लगा, तो मुझे टाइम ही कम मिला। दूसरी बात ये आपको बताया, जैसे मैं जॉब करती हूँ, जॉब से आना तो ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता था। परेशान रहती थी मैं कैसे करूँ कैसे नहीं। घर में थोड़ी बहुत आकर टेक्निक वगैरह करती थी। भाई हैदर को कॉल करके पूछती थी, भाई हैदर मुझे ये आप गाइड करें कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो भाई हैदर मेरे लिए टाइम निकाल कर मुझे टेक्निक वगैरह बता देते थे। उसके बाद जब मैं ग्राउंड में जाती थी, सर मदरसे के पास भी करती थी। तो सर आपको जैसे बताया कि अगर 4 बजे घर से निकलती थी तो 5-6 बजे पहुंचती थी। तो सर थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लेती थी, अपनी टेक्निक वगैरह ठीक करके घर आ जाती थी। ठीक। अच्छा अनिला, हुकूमती सतह पर जो है, अगर उस हवाले से हम बात करें तो आपकी कोई मदद की गई? अगर की गई तो कितनी मदद की गई? सर हुकूमत की तरफ से इतनी ख़ास मुझे मदद नहीं की गई। तो अहद तमूर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे सारे टिकट का बंदोबस्त किया। लेकिन मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि इमरान खान साहब से
जैसे वो क्रिकेट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, उनसे मेहरबानी है कि ये भी एक गेम्स का हिस्सा है, ये भी दिलचस्प खेल है, तो मेहरबानी हमारे एमपीसी को फंड दिया जाए ताकि आने वाली गेम्स में हम आगे मजीद जाकर ट्रेनिंग कैंप हमारा लगे और खेल सकें। तो ना फंड मिलने की वजह से सर हम आगे की बजाय पीछे जा रहे हैं सर। अगर किसी से फंड वगैरह का कहे तो सर इतना खास जवाब नहीं हमें मिलता और ना ही हमें कभी फंड वगैरह हुकूमत ने दिया है सर। मैं अपील करती हूँ कि सर हमें हुकूमत की तरफ से फंड दिया जाए ताकि एनपीसी को मिले और हमारा इस्लामाबाद में कैंप लगे, आने वाले गेम्स में हम अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग करें और आगे जाकर गोल्ड मेडल हासिल करें और पाकिस्तान का और एनपीसी का नाम रोशन करें सर। ठीक, अनिला आपका भी बेहद शुक्रिया। हैदर भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। तो टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स के मुकाबले जारी हैं जिसमें सिर्फ 2 पाकिस्तानी एथलीट्स हिस्सा ले सके हैं। समा के नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान एक ऐसे पैरा एथलीट से आपको मिलवाएंगे जिसके दिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुआशी हालात और हुकूमती सरपरस्ती, हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि खेल के मैदानों में हुकूमती सरपरस्ती होना बेहद ज़रूरी है। हुकूमती सरपरस्ती ने हासिल नहीं है जिसके बायस फिदा जो हैं वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। टोक्यो में सजा है पैरालंपिक्स का मेला, जहां स्पेशल एथलीट दिखा रहे हैं एक्शन। लेकिन कराची में व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर घर का पहिया चलाने के लिए सड़कों पर रिक्शा चला रहा है। ये कहानी है पोलियो के शिकार 26 साल फिदा हुसैन की, जो कराची के इलाके कोरंगी में 2 कमरों के घर में रिहाइश पजीर है। फिदा हुसैन का ख्वाब तो था पैरालंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का, लेकिन घरेलू मसाइल ने ऐसा जकड़ा कि वो खेल छोड़कर जिंदगी की गाड़ी को धक्का देने लग गया। 9 बजे से लेके 5, 6, 7 बजे तक काम करता हूँ और बाकी का जब भी टाइम मिलता है मैं फिर वो प्रैक्टिस वगैरह कर लेता हूँ। काम की वजह से तो इसलिए मेरी ये प्रैक्टिस जो है ना तो रुक जाती है। कराची और सिंध की टीम्स की नुमाइंदगी करने वाला फिदा आलमी सतह पर खुद को मनवाना चाहता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारा कुछ करेगी तो मैं कुछ बन पाऊँगा और बाकी दूसरे दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ जो मेरी तरह हैं वो हिम्मत ना हारें। अगर आप में हिम्मत है ना आप हर चीज़ कर सकते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी स्पेशल एथलीट्स को सहूलियात दी जाएं तो शायद पैरालंपिक्स में ही पाकिस्तान मेडल जीत जाए। फिदा हुसैन जैसे नौजवान इस चीज़ की जिंदा मिसाल हैं कि अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ये बासलाहियत नौजवान ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ हुज़ैफ़ा खान, समा, कराची। यही अपील है हमारी इस प्लेटफॉर्म से कि खेलों पे तवज्जो दी जाए। एक ब्रेक लेंगे, मज़ीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट के साथ हम वापस आए और ये कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना दिया। किस चीज़ का रिकॉर्ड बनाया? कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक दिन में 15,90,000 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई है। ऐसा बताया है सरबराह एनसीओसी असद उमर ने। इनके मुताबिक पहली और दूसरी खुराक दोनों एक दिन में सबसे ज़्यादा लगाई गई हैं। तो एनसीओसी की भी काविशें हैं, हुकूमती काविशें भी हैं और थोड़ा मारा भी हिस्सा हम जो कहते रहते हैं मास्क लगाएं, वैक्सीन लगाएं, मास्क लगाएं, वैक्सीन लगाएं। तो पाकिस्तानियों बहुत शुक्रिया, आपका रिकॉर्ड कायम हो रहा है। और ये देखें रिकॉर्ड इसलिए कायम हो रहा है क्योंकि आप जो है कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं, बात मान रहे हैं। तो जो लोग बात नहीं मान रहे प्लीज़ थोड़ी सी अक्ल करें। इस सफ में आप भी शामिल हो सकते हैं, क्रेडिट आपको भी जा सकता है कि वैक्सीन लगवानी है, आपने खुद को महफूज रखना है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। एक दिन में 15,90,000 शहरियों ने वैक्सीन लगवाई है। इससे ये साबित होता है कि डेली बेसिस पे जो हम बात करते हैं ना उसका असर होना शुरू हो गया है। सरबराह एनसीओसी असद उमर के मुताबिक पहली और दूसरी खुराक दोनों एक दिन में सबसे ज्यादा लगाई गई हैं। सो क्रेडिट गोज टू असद उमर साहब, एनसीओसी की काविशें और जनाब हुकूमती पॉलिसीज को भी इसका क्रेडिट जाता है।
तो हमने देखा कि किस तरीके से बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको देंगे। जूनियर अफसरान को आला ओहदों पर आर्जी चार्ज देने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने जूनियर अफसरान को एक्टिंग चार्ज देने पर सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, ये सरकार ने क्या मजाक लगाया हुआ है। सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तलब कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे इरफान उल हक से। इरफान, बताएगा इस खबर से मुतालिक डिटेल्स। देखिए, दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि जो जूनियर अफसरान हैं उन्हें सीनियर अफसरान की मौजूदगी में एक्टिंग चार्ज दिया जा रहा है। सक्खर रीजन में ग्रेड 20 के अफसरान मौजूद हैं और ग्रेड 19 के अफसरान को एक्टिंग चार्ज दे दिया गया है। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और जस्टिस सलाहुद्दीन तोमर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये हुकूमत ने क्या मजाक लगाया हुआ है। जब सीनियर अफसरान मौजूद हैं तो जूनियर को क्यों तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा अदालत ने जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं और एमएस हैं उनकी तैनाती के हवाले से भी तशवीश का इजहार किया है कि बराह रास्त फंड एमएस को पहुंचने चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी हेल्थ फौरी तौर पर अदालत में पेश हों ताकि उनसे इस हवाले से बातचीत की जाए और वजाहत की जाए। ठीक है इरफान उल हक, बेहद शुक्रिया आपका। जी, तो अगले सेगमेंट के आगाज से कबल एक शेर है। हाँ। चिट्टा शोला सीवे दर्जी मेरा सूबा मेरी मर्जी। ये नाम करें, एक होता है हर एक का अंदर का डांस होता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो आप कंट्रोल करें इसको, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ शेर पढ़ा है तो आप ऐसे हो रही हैं। जब ये लोग देखने जाएंगे तो फिर उनका जो है जनाब कहाँ से डांस। और जब हम सुनवाएंगे, हाँ जी, जब हम सुनवाएंगे तो फिर क्या होगा। फिर जो नाश्ते की टेबल पे, वैसे इस वक्त तक तो नाश्ता हो चुका होता है, कुछ लोग उठते भी इस टाइम पे है ना, तो जिनका अब नाश्ता शुरू होगा वो मजे से जिसने किया है नहीं किया है वो सारे जुमले, क्योंकि ढोलची कामरान अब्बास जो हैं वो अपने इस मखसूस जोशीले अंदाज से बहुत मशहूर हो रहे हैं, मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हर खास आम को उनका ये अंदाज जो है वो खूब पसंद आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा दिन नहीं जब रिहर्सल भी नहीं करते हैं। तो आज कामरान हमारे मेहमान हैं। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मेरे ख्याल से हम पहले बात करने से पहले जरा सुनवा दें। हाँ चलें, सुनवा दें। कामरान का ये जोशीला अंदाज, और एक दिन भी जिस बंदे ने प्रैक्टिस ना छोड़ी, आप सोचें कि कितनी महारत उसको हासिल होगी। तो कामरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि कब से ढोल बजा रहे हैं, कब से लोगों को आपने अपना दीवाना कर रखा है? जी, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं ढोल बजाते हुए। ये हमारा ख़ानदानी काम भी है और उसके साथ मुझे शौक़ भी है, लेकिन अब यही मेरा प्रोफेशन है। अब प्रोफेशनली भी ढोल ही बजा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जो गाने ढोल की बीट पर नहीं हो या जो ट्रेंडिंग में हो, उन्हें जब आप प्ले करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट मज़ा आता है? जी बिल्कुल मज़ा आता है, नया काम करने में मज़ा आता है। जो गाना देखते हैं हम के ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उसको कोशिश करते हैं कि अपने रंग में ढाल के फिर उसको हम अपने अंदाज में करते हैं। यही मुश्किल होती है काम में और इसी में मज़ा आता है। सही। अच्छा कामरान, लोगों को लगता है कि ढोल बजाना बहुत आसान काम है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस भी की हुई और देखा भी। ज़रा लोगों को प्लीज़ समझाएं कि आप जो ये प्रैक्टिस करते हैं, ये कितनी प्रैक्टिस करते हैं पूरा दिन, कितनी दफ़ा ढोल बजाते रहते हैं, ये काम कितना मुश्किल है? जी बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। वेट होता है इसका तकरीबन 15-20 किलो वेट होता है गले में। उसके बाद सारा मसल्स का काम है। रेगुलर अगर आपके मसल्स प्रैक्टिस में हैं तो आप कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस में ना हो तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वैसे तो लड़कियों से उनकी एज और लड़कों से आमदनी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं आपसे कि एक इवेंट में जनाब कितनी कमाई हो जाती है? जी बस कमाई अल्लाह का शुक्र है ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात लाखों में होती है, कभी हज़ारों में भी हो जाती है। ये तो जो इवेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे। ठीक। अच्छा, वैसे काफ़ी लोग तो आपको पसंद करते होंगे, आपके फ़ैन होंगे, लेकिन जहाँ पर लोग पसंद करते हैं ना, वहाँ पर नापसंदीदगी का इजहार करने वाले भी होते हैं, यानी वो भी होते हैं जो तनकीद करते हैं। तो जो लोग आपको पे तनकीद करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, उनको आप क्या जवाब देते हैं? जी बिल्कुल, इस बात पे बड़ा अफसोस होता है। बाज़ अच्छे लोग भी हैं जो हमें पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही बुरे कमेंट करते हैं। वो मीडिया के सामने बताने के भी नहीं है, लेकिन वो ये है कि बंदे अपना ख़ानदान दिखा देते हैं। हम फ़नकार हैं, हम करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि लोगों को पसंद आए।
ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कुछ सुना दें, वो जो आपका पसंदीदा हो, जो बड़े इजीली हमें सुना सकें। क्या ज़बरदस्त। तो मैडम नूरजहां का जो है वो घर आया मेरा परदेसी जो है वो क्या जॉनर से कहाँ आपने मिला दिया। अच्छा, एक मेरी पर्सनल जैसे जिसे मैंने शुरू भी किया था ना, वो चिट्टा चोला, अगर वो हो जाए जिसने मतलब पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में धूम मचाई है ढोल की बीट पे, ज़रा वो हो जाए कामरान भाई। चिट्टा चोला सीवे दर्दी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कामरान भाई हमारे साथ अब मौजूद थे और यकीन माने कि उधर आप ढोल बजा रहे थे, यहाँ मैंने किसी तरीके से मैंने अपने आप को ना रोका हुआ, हर अंदर का डांस हाँ जी, हर बीट पे ना वो ये भंगड़े वाला स्टाइल आ रहा था। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। और वैसे हमने आपको शुरू में सेगमेंट में घुमाया था गिलगित बल्तिस्तान, तो अब हम आपको सांगड़ घुमाते हैं। सांगड़ के करीब एक झील है और इस झील से जो निकलने वाला नमक है वो रोजगार का जो है जरिया बना हुआ है। और इस तरह से सयाह भी इस झील को दूर दूर से देखने आ रहे हैं। राशिद जान बलोच रिपोर्ट करेंगे। सांगड़ की तहसील खिपरो से 22 किलोमीटर दूर ढलियार झील और दिलकश मनाजिर की हामिल बोटार झील इन दिनों लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दूर दूर से सयाह सैरो तफरी के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। रास्ता बड़ा बेकार, बहुत खराब, सारा रोड टूटा हुआ, बड़ी दुश्वारी हुई, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत, बड़ा मज़ा आया यहाँ पे।
कमल के फूलों ने बोटार झील के नज़ारों को दिलकश बना रखा है। यहाँ कश्ती के सफर का अपना ही मजा है। ढलियार झील से निकलने वाला नमक मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। इस पेशे से कई सौ लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। सांगड़ जिले की ये मशहूर झील है नमक की, जिसको ढलियारी झील भी कहते हैं। यहाँ से जो मकामी लोग हैं वो नमक निकालते हैं, पाकिस्तान समेत बाहर जो अवर कंट्री है उधर भी जाता है। मुकामी लोगों का कहना है हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए इक़दामात उठाए ताकि यहाँ के हसीन नज़ारों से हर कोई मुस्तफ़ीद हो सके। कैमरामैन राना सकलैन रजा के साथ राशिद जान बलोच, समा, सांगड़। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और अब जरा उनकी बात कर लेते हैं जो झूठी खबरें फैलाने, झूठे प्रोपेगेंडा करने और टेलीविजन स्क्रीन पर चीख चीख के झूठी बातें करने में बड़े माहिर हैं। जी भारतीय मीडिया की मैं बात कर रही हूँ। साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने झूठी खबर शाये करने पर भारतीय अखबार की सरजनिश कर दी है। वसीम अकरम ने ट्वीट में लिखा है कि चेयरमैन पीसीबी एक खास ओहदा है और इसमें मेरी कभी भी दिलचस्पी नहीं रही है। साबिक कप्तान ने रमीज राजा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि रमीज अपने विजन और तजुर्बे से पाकिस्तान क्रिकेट में मस्बत तब्दीली लाएंगे। भारतीय अखबार ने खबर में दावा किया था कि वसीम अकरम भी चेयरमैन पीसीबी बनने के ख्वाहिशमंद है। तो यहाँ पर भी जनाब भारतीयों को सुकून नहीं मिल रहा था कि भाई ये पाकिस्तान में अगर कोई चेयरमैन पीसीबी बन रहा है तो क्यों बन रहा है। एक और इंसान जिसने भारतीयों को और सिर्फ उनको नहीं बल्कि बहुत सारे बैट्समैन को पूरी दुनिया में सुकून नहीं लेने दिया, जिसको कहते हैं ना बिना पानी पिलाए मारने वाला बॉलर। वन ऑफ माई फेवरेट्स साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर डेल स्टेन विद अ हैवी हार्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। डेल स्टेन जिनके पास वेरिएशन का खजाना था। एक तो होता है वेरिएशन, एक होता है पेस। किसी बॉलर के पास वेरिएशन होती है और किसी के पास होता है पेस। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों कॉम्बिनेशन एक बॉलर में आ जाएं तो फिर वो उसको कहते हैं डेल स्टेन। तेज गेंदबाजी, उसी लेंथ से बाहर, उसी लेंथ से अंदर। वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर्स इन मॉडर्न क्रिकेट। अच्छा, और साथ साथ बल्ला भी थोड़ा घुमा देते थे। बहुत हार्ड, उस वक्त बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था सबसे ज़्यादा जब 24 मार्च 2015 को बिल्कुल नियर टू विक्ट्री थी साउथ अफ्रीका, लेकिन वो आखिरी छक्का और डेल स्टेन का उस वक्त शायद हार्ट ब्रेक हो गया था और उसी के बाद से गालिबन डेल स्टेन की वो परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई। बट साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले और इसके अलावा पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत जो थी ना, वो आखिरी दिनों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने खोल के दिखाया, क्योंकि वो PSL में भी उन्होंने खेला, इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी उन्होंने नुमाइंदगी की। तो हम डेल स्टेन को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं उनकी आगे की ज़िंदगी के लिए और शुक्रिया करते हैं फॉर ऑल द लवली क्रिकेटिंग मेमोरीज। और जनाब आज के प्रोग्राम से आपको खुदाफिज भी कहते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।